औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चंस कर रहे थे हम चैप्टर 3 के मोशंस एंड फोर्स के 3.10 तक कंप्लीट कर लिया था, हम 3.11 तक जाएंगे। कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस and give plausible reason for the fact that kinetic energy is not conserved in most of the cases। 3.11 कह रहे हैं कि सबसे पहले इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन का बताएं कि होते क्या हैं। तो सिंपल लिखना है definition: an elastic collision is such where there is no loss of kinetic energy, while in inelastic collision some of the kinetic energy is lost। ठीक है, सिंपल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में। एग्जांपल आपने वो कह रहे हैं कि इन दोनों केसेस में एक बाउंसिंग बॉल किस तरह बिहेव करेगा। तो फॉर सपोज हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, बाउंसिंग बॉल ऊपर की तरफ था, नीचे आया, इसने ग्राउंड को हिट किया, कोलाइड किया, इस बाउंसिंग बॉल की कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई, ये वापस उसने सेम ही हाइट पे जाके, मतलब सेम ही जिस हाइट से वो नीचे गिरा था उसी हाइट पे वही हाइट उसने अटेंड कर ली। ठीक है, पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी वो पुरानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास ये बॉल है, ये एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरा, इसने ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड की वजह, यहाँ से ग्राउंड की हिट करने की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस हो गई। लॉस होने की वजह से अब जब ये ऊपर जाएगा ना तो वो सेम हाइट अटेंड नहीं कर पाएगा, हाइट अटेंड नहीं कर पाएगा, उसकी सेम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि उसने ग्राउंड को हिट करते वक्त थोड़ी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर ली थी। काइनेटिक एनर्जी कैसे लूज़ की थी भाई, यहाँ पे ग्राउंड को हिट किया होगा, उसकी कुछ एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट की होगी, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता है, और इसके अलावा क्योंकि जब वहाँ पे लगा होगा तो कोई आवाज़ आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी साउंड एनर्जी में भी चेंज हो गई होगी। तो इस वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के कुछ ये रीजन से काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास लॉस हो गई। 3.12 है कि एक्सप्लेन व्हाट इज meant by projectile motion, drive expression for a time of flight and the range of flight, shows that the range of a projectile is maximum when the projectile is thrown at the angle of 45 degree with the horizontal। okay, रेंज फाइंड करनी है ना। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अ टू डायमेंशनल मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जब हमारे पास कोई भी मोशन होता है इस तरीके से ताकि वो एक ही टाइम में दोनों डायरेक्शन में मूव करे, मतलब एक्स में भी वाई में भी, और उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है, वो ग्रेविटी ही होगी, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जिस तरह कोई छक्का मारते हैं हम क्रिकेट में बॉल में, या फुटबॉलर कोई फुटबॉल को करता है, या मिसाइल्स होते हैं, तो वो सारी की सारी ग्रेविटी के ही अंडर इफेक्ट कर रहे होते हैं और एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। तो ऐसे जो है वो मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जो है वो टाइम लगाया ये पूरी की पूरी जर्नी करने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वाई डायरेक्शन में है तो हम मोशन जो है वन बाय में कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक मोशन है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जितने कि इसने मतलब फाइनल टाइम में चाहे जो उसकी फाइनल पोजीशन है वहाँ पे इसका वर्टिकल मतलब पोजीशन क्या है। तो देखिए जहाँ से इसने स्टार्ट किया था उसकी वेलोसिटी, उसकी हाइट यहाँ पे थी, कोई हाइट नहीं थी, जीरो पर था, ग्राउंड पर था, और जब उसने ये पूरी फ्लाइट खत्म कर ली तब भी वो ग्राउंड पर है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका कोई नहीं है, जीरो। एक्सेलरेशन एक ही है, ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके अलावा जो इसका वाई का कंपोनेंट है, वाई हम कंसिडर करें वाई डायरेक्शन में ना, तो इसका वाई का कंपोनेंट हमारे पास वी वाई है। ठीक है, वी वाई जो कि हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास वी कोस थीटा, तो ये हमारे पास वी साइन थीटा होगा, तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन जो है कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो ये है। तो सारे हम इसमें पुट करेंगे, वी आई की जगह हम वी साइन थीटा लिखेंगे, टी की जगह टी लिखेंगे, एस की जगह जीरो लिखेंगे, और ए की जगह ये ए है एक्चुअली, खैर ए की जगह हम जी लिखेंगे। इस पर्टिकुलर टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे, इस पर्टिकुलर टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे, एंड ये माइनस होगा, ये माइनस ही है, ये प्लस है। अब क्योंकि जी हमारे पास नेगेटिव है ना, जी हमारे पास नेगेटिव है, डाउनवर्ड है ना, हमारे पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इस केस में हमारे पास जब स्टार्ट में इनिशियली तो हमारे पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, जी हमारे पास नीचे है, तो इसलिए हमारे पास जो जी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगी। इक्वेशन में तो हमारे पास एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि जी हमारे पास डाउनवर्ड है और हमारे पास इनिशियली वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इस वजह से हमारे पास ये जी का विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, नेगेटिव होगा। जी को हम इस तरफ ले गए, टी दोनों साथ में कैंसिल हो गया, और फिर कुछ हमारे पास अरेंजमेंट के बाद टी की हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, रेंज क्या होता है बेसिकली कि इसने एक्स डायरेक्शन में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट को लेकर जो हमारे पास बहुत इनिशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू वी एक्स टी, क्योंकि हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट में ट्रेवल कर रहा है,
कितना डिस्टेंस कवर किया, रेंज ही है वो पूरी आर, वी आई एक्स कॉस थीटा है टी हमारे पास, हमने अभी टी जो है वो फाइंड किया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही है। सारी जो टर्म्स हैं हम इसमें रखेंगे, ठीक है। और वी इसके यहाँ पे वी आई स्केल हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से रेंज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फाइंड देखें तो हमारे पास ये पूरी रेंज मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास साइन थीटा जो है वो 1 होगा, ठीक है। साइन थीटा 1 कब होगा, साइन थीटा 1 होगा, साइन 2 थीटा 1 होगा, ठीक है। सॉरी, साइन ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जब 1 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 थीटा साइन इन्वर्स करें 1 तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। ये 2 थीटा यहाँ पर, और थीटा जो है फिर इस केस में 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में पता चला कि जब 45 डिग्री पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में तो वो उस मैक्सिमम रेंज जो है वो कवर करेगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है कि एट what points or points in its path does a projectile have its maximum speed and its minimum speed and its maximum speed। देखिए यहाँ पे जो है ना, जब ये स्टार्ट में होगा ना, बिल्कुल स्टार्ट पे, तो ये कर्व बनाता है, इसकी मोशन एक कर्व में है। तो कर्व में जब जहाँ पे स्लोप बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्लोप मतलब इस तरह होगा ना कि वर्टिकल की तरफ मूव करेगा, वहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बेसिकली टेंजेंट टू द कर्व है। और ये यहाँ पे जब है तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, ज़रूर नहीं होगी, इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी और यहाँ पे फिर इसकी मैक्सिमम होगी। तो ये स्टार्ट और एंड पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जो हमारे पास हाईएस्ट जब ये हाईएस्ट अपना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमा और मिनिमा का। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक MCQs है कि each of the following question is followed by 4 answers, one of which is correct, identify the answer, which is what is meant by blastic trajectory. The path followed by an unpowered unguided projectile, the path followed by a powered unguided projectile, the path followed by unpowered and guided project, or the path followed by powered and guided project। तो आपने जब इसका आर्टिकल पढ़ा होगा तो इसका जो ब्लास्टिक ट्रेजेक्टरी है वो बेसिकली अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। जिस तरह धमाका होता है, तो धमाका जो वो अनगाइडेड होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन अनपावर्ड होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ 2 bodies undergoes an elastic collision, the momentum of the system changes। No, the momentum of the system does not change, the bodies come to rest। No, the energy conserved। बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है कि हमारे पास मोमेंटम चेंज नहीं होता जब वो इलास्टिक कोलिजन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है लेकिन मोमेंटम हमारे पास कंजर्व ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।